हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनिका आईएएस। हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रिलेटेड एक सीरीज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम 2021 से 2025 तक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमारा टारगेट क्या है, प्रीलिम्स 2026। ठीक है, पिछले कुछ टाइम में रिसेंटली यूपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया है। तो पर्पस क्या है, विल अंडरस्टैंड सबसे पहले कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, टॉपिक्स वगैरह। ठीक है, सेकंड वी विल सी कि चेंज इन पैटर्न कैसे है। ठीक है, विल एनालाइज दी पैटर्न। ठीक है, और ये हमें हेल्प भी करेगा एंटिसिपेशन में कि किन टॉपिक्स में से ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, किस में से कम क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो बेटर टारगेटिंग और अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न के लिए यूजफुल रहेगी ये वाली सीरीज। और हम मॉड्यूल कैसे रहेगा, हाउ आर वी गोइंग टू कवर इट। तो इन एवरी वीडियो दैट आई विल बी टेकिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी गोइंग सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। तो इन दिस वीडियो आई एम टेकिंग पॉलिटी से फॉर एग्जांपल। तो सबसे पहले आई विल कवर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी फ्रॉम 21 to 2025। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2021 एंड इन एवरी वीडियो आई विल बी टेकिंग 10 क्वेश्चंस। ठीक है, ताकि आप पे बर्डन भी ना हो और एक इजी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप कर सकें। एंड आफ्टर एंड ऑफ एवरी ईयर क्वेश्चंस ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट हम एनालाइज करेंगे कि किन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आए और सबसे इम्पोर्टेंट इनके अंदर से कौन से क्वेश्चन इजी थे, कौन से मीडियम, कौन से डिफिकल्ट, एंड विच क्वेश्चंस आर टू बी लेफ्ट अलोन। सी यूपीएससी का क्या पैटर्न है, यूपीएससी हर टाइम एग्जाम में हर सब्जेक्ट के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन जानबूझकर डालती है जो हमें अटेम्प्ट नहीं करने होते अनलेस एंड अनटिल हमने कहीं पे उसका रेफरेंस पढ़ा है। अगर हमने पढ़ा है तो अलग बात है, लेकिन उसको दिमाग लगा के भी सॉल्व नहीं करना होता, उसको छोड़ना होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे नेगेटिव एरर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो वी विल ट्राई कि हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करें कि कोई भी सब्जेक्ट के 70% क्वेश्चन हम एड्रेस कर सकें और वहां से हमारा जितने भी हम अपनी राइट होने के चांसेस को इम्प्रूव करें, रादर देन गोइंग टू 90 to 100% जहाँ पे नेगेटिव होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो हम 60 to 70% क्वेश्चन को टारगेट करेंगे और पॉजिटिवली टारगेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पर्पस रहेगा फॉर 2026। सो PYQs के साथ विल ऑल्सो बी हैविंग एन एंटिसिपेशन सीरीज। ठीक है, जहाँ पे हम टॉपिक आइडेंटिफाई करेंगे और उनको डिस्कस करेंगे फ्रॉम करंट अफेयर और उनकी बैकवर्ड लिंकिंग स्टैटिक के साथ। तो ये दो चीजें आप रिगरसली फॉलो करोगे तो बहुत चांसेस हैं कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही होने के चांसेस रहेंगे 2026 के अंदर। ठीक है, अनदर सजेशन ऑफ माइन इज इफ यू व्हेनेवर यू सी अ क्वेश्चन पॉप अप, ठीक है, आप एक बार उसको पॉज करो वीडियो को, ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन ऑन योर ओन सेल्फ। उसमें क्या होगा, योर एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, बिकॉज इट इज ऑलरेडी मार्च और अब तो 25 का रिजल्ट भी आ गया है। ठीक है, तो वी आर ऑलमोस्ट हैव अराउंड 2.5 मंथ्स। तो हमारी कोशिश क्या रहेगी कि हम देखें कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं सबसे पहले। दूसरी चीज, अगर आपको अपना टाइम सेव करना है तो अपनी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप वीडियो को 1.5 या 2x करके क्विकली भी गो थ्रू कर सकते हो। आई विल ट्राई टू बी लिटिल स्लो ताकि जहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा है वहां पे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए। लेकिन अगर आप चाहो तो अपनी जो वीडियो को है 1.5 to 2x पे भी देख सकते हो, उसमें आपका टाइम भी सेव होगा और आपका काम भी इजीली हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. So the very first question is, we adopted parliamentary democracy based on British model, but how does our model differ from that model? ठीक है, so basically India versus UK parliamentary system का ये question है। नेचर क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है, बिकॉज आपने बहुत अपनी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में इनिशियल डेज ऑफ पॉलिटी जब आपने पढ़ी होगी तो ये आया होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो लेट्स सी द क्वेश्चन स्टेटमेंट्स क्या है। As regards legislation, the British Parliament is supreme and sovereign, but in India, the power of Parliament to legislate is limited. ठीक है, second statement is, matter related to constitutionality of amendment of Act of Parliament are referred to Constitution bench by Supreme Court in India. ठीक है,
तो 2 स्टेटमेंट्स हैं और देन यू हैव 1 2 बोथ 1 2 बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट द बोथ स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, ब्रिटिश पार्लियामेंट सुप्रीम है, सॉवरन है, इंडिया के अंदर लेजिस्लेट करने की जो पावर है पार्लियामेंट की वो लिमिटेड है। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज अगर हम ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात करें तो देयर लॉज कैन नॉट बी क्वेश्चन इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो उनके लॉज आर सुप्रीम, ठीक है। बट यहाँ पे जो है पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट ने अगर कुछ भी लेजिस्लेट किया है, बिकॉज हियर वी हैव कॉन्स्टिट्यूशनल, इन इंडिया वी हैव कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, वेयरएज अगर हम ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात करें तो वहां पे क्या है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, ठीक है। तो उनकी पार्लियामेंट सुप्रीम है लेकिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम है, तो उसकी जो गार्जियन कौन है, सुप्रीम कोर्ट। तो अगर पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ लेजिस्लेट किया है तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्वेश्चन हो सकता है, दैट इज वाई देयर पार्लियामेंट लेजिस्लेट करने की लिमिटेड है। दूसरा आर्टिकल 368 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर है, वो भी बहुत लिमिटेशंस लगाता है पार्लियामेंट की पावर्स पे, ठीक है। सो दैट इज वाई फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड के अंदर मैटर रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ अमेंडमेंट ऑफ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आर रेफर टू कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ये भी बिल्कुल ठीक है। सुप्रीम को कभी भी कोई भी क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हैंडल करता है। नथिंग लेस देन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कैन हैंडल एनी क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एंड व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, इट इज अ बेंच ऑफ नॉट लेस देन 5 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो मिनिमम 5 जजेस बेंच को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आंसर इज सी। We have already discussed constitutional amendment are reviewed by constitutional bench. Now let's see the second question, which is about administration reforms, and it is current affair inspired question जो UPSC ने पूछा था. It is a difficult question. The question says, with reference to union government, consider the following statement. N. Gopalaswamy Iyengar committee suggested that a minister and a secretary be designated solely for the purpose of for pursuing the subject of administrative reform and promoting it. Second statement says, in 1970, Department of Personnel was constituted on the recommendation of Administrative Reform Commission 1966, and this was placed under PM charge. ठीक है, अगेन द सेम ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे हमसे पूछा है, ठीक है। तो इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, विल सी द रीजनिंग। देखो पहली स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि जो अयंगर कमेटी थी उसने रिकमेंड तो किया था रीऑर्गेनाइजिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, बट मिनिस्टीरियल एफिशिएंसी के ऊपर कोई उनका कहना नहीं था, ठीक है। सो इट वाज ओनली अबाउट सेक्रेटरी बट नॉट अ मिनिस्टर, ठीक है। इट वाज फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जिसने सजेस्ट किया था फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। अयंगर वाज मोर फोकसिंग ऑन ग्रुपिंग ऑफ मिनिस्टर एंड द कैबिनेट सेक्रेटरी रोल, ठीक है। Statement 2 is correct. DOPT was formed in 1970 based on ARC Commission. Now let's move to question number 3. So the question number 3 is again a conceptual basic question, and it is from fundamental rights. Right to privacy is protected under which article of Constitution of India? See, the chances is कि ये question अब repeat नहीं होगा because उस time पे it was recently पुट्टुस्वामी judgment आई थी जिसके लिए क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो राइट टू प्रिवेसी इज अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। इट सेज कि राइट टू प्रिवेसी इज इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। सो ये बिकॉज वो तब के करंट अफेयर्स में था इसलिए क्वेश्चन था। तो अभी इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो नहीं होगा बिकॉज राइट टू प्रिवेसी के बहुत सारे नए एस्पेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू आधार आए हुए हैं, तो ये भी ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुकी है। बट ये याद रखना बहुत जरूरी है बिकॉज राइट टू लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो हैं, तो वहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। और फंडामेंटल राइट इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से आते हैं यूपीएससी के अंदर, ठीक है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 says, consider the following statement. In India, there is no law
restricting the candidates from contesting in one Lok Sabha election from 3 constituency. ठीक है. Next is in 1991 Lok Sabha election, Sridevi Lal contested from 3 Lok Sabha constituencies. As per the existing rules, if candidate contest in one Lok Sabha election from many constituency, her party should bear the cost of by-election or to the constituencies vacated by him in the event of him or her winning in all constituencies. ठीक है. अब ये इलेक्शन से क्वेश्चन है और मीडियम डिफिकल्टी है, बट अगर आप इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखो तो जो उसकी थर्ड स्टेटमेंट है ये कह रही है कि अगर लोकसभा इलेक्शन की सीट्स के लिए किसी भी कंटेस्टेंट ने एक या एक से ज्यादा सीट से चुनाव लड़ा और वो दोनों से बाई चांस जीत गया, तो जो एक खाली रह जाएगी उसमें बाई इलेक्शंस का पैसा कौन देगा? वो कंटेस्टेंट खुद देगा. नाउ इमेजिन इंडिया के अंदर ऐसा कभी रूल आ सकता है कि नेता पैसा देगा किसी सीट से लड़ने के लिए. ठीक है. तो पार्लियामेंट ऐसा लॉ कभी पास ही नहीं करेगी. ठीक है. तो ये वाला स्टेटमेंट तो ब्लेटेंटली कॉमन सेंस भी बोल रही है कि ये तो इम्पॉसिबल है, अपनी जेब से पैसा दे के तो कोई नहीं इलेक्शंस करा रहा. इलेक्शंस तो इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट के पैसों से ही होंगे. ठीक है. पर्सनल पॉकेट एक्सपेंस तो कोई भी नहीं कर रहा. ठीक है. और दूसरी चीज, एक तो ये चीज है कि लॉ नहीं हो सकता. दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि दे आर जेन्युइन, जो कई बार होते हैं कंटेस्टेंट, एवरीबडी शुड डज नॉट हैव दैट अमाउंट ऑफ मनी टू स्पेंड टू इलेक्शन. बहुत पैसा लगता है एक इलेक्शन कराने में, तो जरूरी तो नहीं है कि सबके पास इतने पैसे हो, ऑल्दो होंगे बट ऑन पेपर तो नहीं होते हैं. ठीक है. तो ये भी एक मैंडेट बहुत गलत हो जाएगी. दूसरी चीज क्या होगा, अगर हम ऐसा कर देंगे तो बहुत सारे जेन्युइन जो कैंडिडेट्स हैं जो लड़ना चाहते हैं इलेक्शन, उनके लिए डेटरेंट भी हो जाएगा कि बाय चांस अगर हमने 2 से लड़ा, दोनों से ही हम हार गए, मतलब दोनों से जीत गए और एक पे हमें बाय इलेक्शंस कराने पड़े तो हमें पैसे देना पड़ेगा. तो उनके लिए एक डेटरेंट भी हो सकता है ना. कम समबडी फ्रॉम वीकर सेक्शन विल ऑलवेज लाइक एक्ट एज अ डेटरेंट टू इट. तो इसलिए ये वाला पॉसिबिलिटी कॉमन सेंसिकल नहीं बनता है. तो अगर आप थर्ड को रिमूव कर दो, सो वी आर लेफ्ट विद 1 and 2 ओनली. ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट इज वेरी फैक्चुअल. फर्स्ट स्टेटमेंट इज अगेन इनकरेक्ट. ठीक है. अब ये भी आप गेज कर सकते हो कि इंडिया में 3 कंस्टिट्यूएंसी से कोई इतना नहीं है, बट ये रूल पहले था लेकिन अभी इसको हटा दिया गया. अभी इट इज बार्ड टिल 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज. तो आप आंसर इज योर बी विच सेज, लेकिन ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया था. यूपीएससी के जो फाइनल आंसर किए थी उसमें दे हैड ड्रॉप दिस क्वेश्चन, बट द आंसर हियर इज बी. 1996 से पहले देयर वाज नो लिमिट ऑन हाउ मेनी सीट्स अ पर्सन कुड कॉन्टेस्ट, लेकिन 1991 में he was legally allowed to contest from 3 different लोकसभा सीट्स. एंड उसके बाद क्या हुआ था, एक अमेंडमेंट पास की गई थी आरपीए एक्ट को, और वहां पे 2 सीट्स तक कर दिया गया था. तभी हम देखते हैं राहुल गांधी ने रिसेंटली 2 सीट्स में लड़ा था, पहले अमेठी में और वायनाड की सीट में, ही वन द वायनाड सीट. ठीक है. तो दैट इज वाई हमने देखा कि ही कुड, एंड इवन फॉर दैट मैटर आई थिंक वंस नरेंद्र मोदी आल्सो कंटेस्टेड फ्रॉम 2 सीट्स. सो दिस वाज दैट. बाकी जो थर्ड स्टेटमेंट है इज एक्चुअली अ रिकमेंडेशन ऑफ ईसीआई. ईसीआई ने रिकमेंड किया है रिफॉर्म्स के अंदर कि एक तो लिमिट 1 कैंडिडेट 1 कंस्टिट्यूएंसी पे सीमित कर देनी चाहिए, एंड फाइनेंशियल बर्डन बाय इलेक्शन का कैंडिडेट भरेगा. ठीक है. तो ये तो मतलब अभी तक तो रिकमेंडेटरी स्टेट में, और लार्जली तो चांसेस भी नहीं है कि इसका लॉ आएगा, मुश्किल है. ठीक है. बट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर राइट्स बेस्ड क्वेश्चन है, और ये थोड़ा ग्लोबल राइट्स के ऊपर है, इंडियन राइट्स के ऊपर नहीं है. तो विल सी द क्वेश्चन. इट सेज right to the city is an agreed human right, and UN Habitat monitors the commitments made by each country in this regard. ठीक है. Second statement is right to the city gives every occupant of the city the right to reclaim public spaces and public participation in the city. Third statement is right to the city means that state cannot deny any public service or facility to unauthorized colonies in the city. Which of the following statement of the above are correct? Again correct statements पूछिए. Options are 1, 3
ऑप्शन सी इज 1 and 2 एंड ऑप्शन डी इज 2 and 3. दैट मीन्स तीनों स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं है. तो लेट्स सी हम कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. द करेक्ट आंसर हियर इज सेकेंड एंड थर्ड, एंड विल सी कि फर्स्ट क्यों इनकरेक्ट है, बिकॉज इट इज नॉट एन अग्रीड ह्यूमन राइट. सबने अग्री नहीं किया था. यहाँ पे लिखा है ना कमिटमेंट मेड बाय ईच कंट्री, तो सबने नहीं किया है, इंडिया ने भी नहीं किया है. Is not an agreed as human right by all countries yet. In 2016, India had objected to the draft new urban agenda proposal to include right to city in defining how cities worldwide will develop over the following 2 decades. इसलिए आपकी जो first statement थी वो incorrect थी. ठीक है. As UN focal point for sustainable urbanization and human settlement, UN Habitat has been designated as custodian agencies. तो ये बात तो ठीक है कि यूएन हैबिटेट मॉनिटर करता है, लेकिन ये गलत है कि इट इज नॉट एन अग्रीड ह्यूमन राइट. इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट इनकरेक्ट. सेकेंड स्टेटमेंट इज द राइट टू सिटी मीन्स राइट टू रिक्लेम पब्लिक स्पेसेस, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड मोर इम्पोर्टेंटली राइट टू हाउसिंग एंड बेसिक कम्युनिटीज. सी बेसिकली होता क्या है, अगर इंडिया अग्री कर देता है तो नाउ इंडिया इज मैंडेटेड बाय ग्लोबल स्टैंडर्ड टू मेक श्योर एवरी इंडिविजुअल ऑफ द कंट्री इज गेटिंग all these facilities. That is why India ने agree भी नहीं किया था. See basically India constitution में अगर आप देखो तो 2 पार्ट है, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी. Now फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स इसलिए रखा गया था बिकॉज दे वर एसेंशियल्स. ठीक है. डीपीएसपी वर एसेंशियल, बट आप ये भी समझते हो कि इतना बड़ा कंट्री है और आपके पास लिमिटेड गवर्नमेंट है, ज्यादा तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी नहीं है. तो उनको क्या रखा गया था कि दे आर आइडियल्स जहाँ पे गवर्नमेंट को सोसाइटी को लेके जाना है. ठीक है. लेकिन उसको अगर हम अभी मैंडेटरी कर देंगे तो लीगल बर्डन कितना कंप्लायंस बढ़ जाएगा और गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर आएगा, रिसोर्सेज है नहीं. ये भी वही प्रॉब्लम है. अगर आप उस सबको मैंडेटरी कर दोगे तो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, कंप्लायंस करना पड़ेगा, रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है, सिटीज में क्रंच है. तो दैट इज वाई इसको ऑब्जेक्ट भी किया गया था. पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड करने की. ठीक है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन which says with reference to India consider the following statement. It is from current affairs because हम अपनी पॉलिटी के सिलेबस में ये टर्म्स नहीं पढ़ते, तो ये टर्म्स डायरेक्टली न्यूज़पेपर से पूछी गई हैं. ठीक है. और थोड़ा जुडिशरी के साइड से पूछी गई हैं. तो लेट्स सी. Judicial custody means an accused is in custody of concerned magistrate and such accused is locked up in police station and not in the jail. During judicial custody, statement 2, the police officer in charge of the case is not allowed to interrogate the suspect without the approval of the court. Now, अगर आप पहली स्टेटमेंट देखो, it says judicial custody. ठीक है. means accused is in custody of the concerned magistrate. Correct. And it is locked up in police station, not in jail. Incorrect. It is locked up in jail. पुलिस स्टेशन के अंदर होता तो वो पुलिस कस्टडी होता. ठीक है. Then during judicial custody, the police officer in charge of the case is not allowed to interrogate. Correct statement. So the answer here is B. So statement 1 as we have discussed, the accused in lockup if it is in police station, jail के अंदर है तो वो judicial custody है और वहां पे पुलिस को physical access नहीं होता interrogation के लिए. ठीक है. So that is why statement 2 is correct and statement 1 is incorrect. Similarly, same lines पे दूसरा question भी था. With reference to India, consider the following statement. When a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied to such prisoner because it becomes a matter of his or her right. Second is state government have their own prisoner release on payroll rules. ठीक है. तो यहाँ पे इनका क्या कहना है, स्टेटमेंट ये बोल रही है कि पेरोल आप डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि वो एक राइट हो जाती है अगर एक केस बनता है कि पेरोल मिलनी चाहिए तो. एंड हियर द ऑप्शंस आर 1 2 both 1 2 neither 1 2. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर पेरोल इज नॉट अ राइट. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. पेरोल इज अ प्रिविलेज, अ कंसेशन. इट इज नॉट अ लीगल राइट. ठीक है.
तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। इवन इफ अ प्रिजनर इज हैविंग अ सफिशिएंट केस लाइक मेडिकल इमरजेंसी, फैमिली डेथ, सपोज इसको हम राइट क्यों नहीं बोलते? सपोज कोई टेररिस्ट है या फिर कोई ऐसे क्रिमिनल है जो सीवियर चार्जेस के अंदर है, वो इज अ थ्रेट टू द कंट्री, अगर आप इसको लीगल राइट बना देते हो तो प्रॉब्लम क्या आएगी? लीगल राइट तो उनका भी है, ठीक है? तो अगर उनको कोई हेल्थ इमरजेंसी है या फैमिली इमरजेंसी है, उनको नहीं मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा पेरोल, ठीक है? कोई छोटे-मोटे क्राइम में है जिसका कोई इतना लेजिट क्राइम नहीं है, छोटे-मोटे क्राइम्स में उनको मिल जाएगा। लेकिन कोई सीरियस ऑफेंडर है, उनको नहीं मिलना चाहिए ना। लेकिन अगर आप राइट कर देते हो तो कैटेगराइजिंग मुश्किल है, ठीक है? तो फिर हर चीज़ के लिए जाओ सुप्रीम कोर्ट में फिर से। दैट इज वाई एक राइट नहीं है, इट्स अ प्रिविलेज, इट्स अ डिस्क्रिशन। और सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो प्रिजन रिफॉर्म एक्चुअली स्टेट्स के अंदर आते हैं। सो दैट इज वाई 7th शेड्यूल के अंदर प्रिजन एंड पर्सन डिटेन्ड आर फॉल इन द स्टेट लिस्ट, दैट इज लिस्ट 2। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, ठीक है? तो आंसर हियर इज बी। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 8। It is from scheduled tribes. ठीक है? And it is a very basic question, easy question. You must get this question right. See, जहाँ पे हम easy questions की बात कर रहे हैं, you must get those questions right in your exam. अगर आपने easy question भी गलत किया है तो qualify करने के chances आप अपने कम करते जा रहे हो। एक आदि को हो सकता है, लेकिन largely because वो question जो है वो by and large जितने भी serious aspirants हैं, जिन्होंने 1 साल 6 महीना तैयारी करी है, वो उनके ठीक निकलेंगे, ठीक है? तो वो क्वेश्चन गलत करके आप अपने ऊपर डिफिकल्ट क्वेश्चन में सही करने के क्वेश्चन का चांसेस को, बर्डन को बढ़ा रहे हो, ठीक है? तो हमारी कोशिश क्या रहनी चाहिए, जो बेसिक इजी क्वेश्चन है इनको हम जरूर करेक्ट करें, ठीक है? तो क्वेश्चन सेज नेशनल लेवल पे which ministry is nodal agency to ensure effective implementation of scheduled tribes and other traditional forest dweller recognition of forest right act 2006? तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को पढ़े, ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट, तो यहाँ पे पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट तो आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। जहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन हो सकती है वो एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज और ट्राइबल अफेयर्स में हो सकती है, बट द राइट आंसर हियर इज, क्योंकि वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है? तो दैट इज ए नोडल एजेंसी। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है बट इट्स इजी क्वेश्चन। थोड़ा बहुत भी अगर आपको पढ़ते हो, बिकॉज फॉरेस्ट राइट एक्ट ना हमेशा ही न्यूज में होता है somehow, और वो एक ऐसा है लिविंग डॉक्यूमेंट जो कभी ना कभी चलते फिरते आपको 1 साल के अंदर 6 महीने में पेपर में दिख ही जाता है। तो क्वेश्चन तो आ सकते हैं और बहुत बेसिक भी है। हम ट्राइबल रिफॉर्म्स में भी पढ़ते हैं, हम सोशल जस्टिस में भी पढ़ते हैं, तो दिस इज इम्पोर्टेंट, तो पता होना चाहिए बेसिकली, नथिंग रॉकेट साइंस। Then next question is your application based question है, fundamental right का conceptual question है, ठीक है? Let's see. A legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in matter of application of law violates which one of the following articles of Constitution of India? ठीक है? तो बेसिकली अगर किसी कोई भी आप लॉ बनाते हो जो किसी भी एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के ऊपर अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर के मैटर में मतलब वॉयलेट करता है, ठीक है? तो वो कौन से आर्टिकल को वॉयलेट करेगा? अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर, तो वो आर्टिकल 14, 28, 32, 44 इनमें से कौन सा करेगा? तो 44 तो नहीं होगा, डीपीएसपी है, ठीक है? It has to be something from fundamental rights. Article 32 is about writs. It's about writ jurisdiction. ठीक है? Then comes your Article 14 and Article 28. ठीक है? 28 is about religion and 14 is your right to equality. ठीक है? तो कौन सा आर्टिकल करेक्ट होगा? Right to equality. Answer is your A. Equality before law. The state shall not deny any person equality before law or the equal protection of law within the territory of India. ठीक है? तो ये रूल ऑफ लॉ को वायोलेट करता है. Nobody is supreme, so that is why
अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर आप नहीं दे सकते, इट हैज टू बी विद इन द लॉज, ठीक है, दैट इज वाई इट वायलेट्स द रूल ऑफ लॉ एंड द आंसर इज ए, आर्टिकल 14, इक्वालिटी. Then comes a question number 10, which is from Indian federalism. ठीक है, which one of the following in Indian polity is an essential feature that indicates that it is federal in character? ठीक है, सी ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें आपको हो सकता है कई बार एक से ज्यादा आर्टिकल सही लगे, ठीक है, एक से ज्यादा ऑप्शन सही लगे बेसिकली, बट हमें वहां पे आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट काम आएगी, और वो दिया ही इसलिए जाता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग समझ में आए, तो उसमें से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट भी चूज करनी होती है. तो लेट्स सी. The independence of judiciary is safeguarded. The union legislature has elected representative from constituent units. The union cabinet can have elected representatives from regional parties. The fundamental rights are enforceable by the court of law. ठीक है, अब इसके अंदर से कौन सा फेडरल है, ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखो तो यूनियन लेजिस्लेटर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, it is somehow federal. Union cabinet can have elected representative from regional parties. This is not federal. This is basically representative feature है, representation of people of different regions, तो थोड़ा सा कम फेडरल है. Then fundamental rights are enforced by court of law. So the right answer here is the independence of judiciary is safeguarded. ठीक है, because judiciary क्या कर रहा है, it's striking a balance between center state, दोनों के रिलेशन में फेडरल बैलेंस को स्ट्राइक कर सकता है. तो बेसिकली अगर कभी भी ऐसा हो कि स्टेट कुछ सेंटर कुछ गड़बड़ करता है, तो state can approach the judiciary to say, okay, we have some like we do have some stake in it, and it's the center who is creating some, who's coming up in our area, so we want you to resolve this, and independence of judiciary is, that is why the federal feature. ठीक है, so here in a federal system, power is divided between two levels of government. Constitutional supremacy, rule book must be above both government. Then an independent arbiter, since disputes over who has the power over what, so GST, land laws, police, ये सब inevitable होते हैं. There must be a neutral independent judiciary to interpret the constitution. So this was the 10 questions. Solve these questions, and I hope most of you get the right. In the next video, I'll be taking up remaining 8 questions from 2021 polity. Okay, so next we'll do question number 11 to question number 18. Further, we'll analyze and see which questions standard, like which topics are more prominent and which questions are to be covered and which questions are to be left alone. Okay, so that's it. And if you have any doubt, please reach out to me. Thank you.